नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आप सबको विमल मित्र द्वारा लिखित एक उपन्यास तपस्या का भाग 4 तक मैं सुना चुकी हूँ। भाग 5 सुनाने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भाग 4 में आपने सुना कि किस तरह कमला दत्त के मना करने के बावजूद सुकुमारी आदिनाथ से मिलती रही, जो कि कमला दत्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इधर कमला दत्त किस तरह सेक्रेटरी के जैसे वश में थी। वो उसे कितना भी डांटें, कितना भी बेइज्जत करें, वो उनसे बिना मिले एक दिन भी चैन से जी नहीं पाती थी। और फिर अचानक एक दिन ग्रीष्मावकाश के समय, जब सभी अध्यापिकाएं और छात्राएं अपने अपने घर गई थीं और कमला दत्त अकेली थी, उस समय आदिनाथ उससे मिलने आया। उसने ये भी बताया कि सुकुमारी द्वारा उसे ज्ञात है कि कमला दत्त सुकुमारी को उससे मिलने देना नहीं चाहती हैं और वो वहाँ से बिना जलपान किए आगे आने की बात कहकर निकल जाता है। अब सुनिए आगे। एक दिन अगले शनिवार को ही होगा, ये तो कमला दत्त ने कभी सोचा भी ना था। कमरे में आकर हठात कालू की माँ ने कहा, बड़ी दीदी मनी, वही उस दिन वाले बाबू आए हैं। क्या कहा? अरे उस दिन जो बाबू आए थे ना, वही। भीगे बालों को फटकारती कमला दत्त ने कहा, तू जाकर दफ्तर का दरवाज़ा खोल, मैं अभी आ रही हूँ। फिर ज़रा रुक कर कहा, और देख। कालो की माँ लौटी। दुकान से 1 रुपए की मिठाई तो ले आ, मैं साड़ी बदल कर अभी आई। बैठने को कह। अच्छी तरह से काफ़ी संभाल कर साड़ी पहन कमला दत्त दफ्तर में आकर खड़ी हुई। आदिनाथ ने उठकर नमस्कार करते हुए कहा, आपसे कहा था कि आऊँगा, देखिए बात रखी ना। कमला दत्त क्या उत्तर दे सोच नहीं पा रही थी। पुरुषों के साथ ज़्यादा मिलना तो होता नहीं, खासकर इस तरह के पुरुषों से। स्कूल कमेटी में जो लोग हैं उनसे ज़रूर मिलना पड़ता है। वाह, सरल बाबू, तारक बाबू, ललित बाबू सभी प्रायः वृद्ध हैं। इस पर भी उन लोगों से बातचीत का विषय अलग ही होता है। फिर वहाँ वो बोलती ही कितना है। जो कुछ कहना होता है अधिकतर सेक्रेटरी ही कहते हैं। वो अकेले ही 100 के बराबर हैं। और ये आदिनाथ, वैसे इसके बारे में भी सुकुमारी से उन्होंने काफ़ी सुना है। आदिनाथ ने ही शुरू किया, उस दिन आपकी बात न मानने का फल साथ ही साथ मिल गया, पता है? कमला दत्त ने न समझते हुए कहा, कौन सी बात? वही, आपने कुछ जलपान करने को कहा था ना, और मैंने सुना नहीं। आपकी बात न मानने का फल मिलने में आधा घंटा भी नहीं लगा। कैसे? आदिनाथ ने कहा, ट्रेन में चढ़ा, 7 बजे से पहले घर पहुंचना था। अचानक थोड़ी दूर जाकर ट्रेन जो रुकी, बस चलने का नाम ही नहीं। पता लगा रास्ते में कहीं एक मालगाड़ी के इंजन के पटरी से उतर जाने से रास्ता बंद हो गया। गाड़ी और आगे नहीं बढ़ेगी, बस त्रिशंकु की तरह वहीं लटका रहा। कमला दत्त ने आंखें चढ़ाकर पूछा, फिर क्या? न एक कप चाय, न एक सिगरेट। पक्के 7.5 घंटे वहाँ खड़े रहने के बाद जब घर पहुँचा तो 12 बज चुके थे, घड़ी और शरीर दोनों के ही। कमला दत्त सहानुभूति से जैसे भर उठी। राम राम, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी आपको। आदिनाथ ने कहा, लेकिन आज यहाँ से बिना मुँह मीठा किए उठने वाला नहीं हूँ। आज भी अगर कहीं ट्रेन अटक गई तो बड़ी गड़बड़ होगी। संध्या से पहले मुझे कलकत्ते पहुँचना ही होगा। फिर आते ही जाने की बात, पहले ज़रा आराम तो कीजिए। आपकी दया है, आपकी तो छुट्टियां हैं, लेकिन काम पड़ा रहने पर मैं अड्डेबाजी नहीं कर पाता। सुकुमारी कहती थी कि आप बड़े कर्मठ आदमी हैं, काम होने पर उससे मिलना भी भूल जाते हैं। तभी कालू की माँ मिठाई ले आई। आप क्या कम कर्मठ हैं? आदिनाथ ने एक पूरी मिठाई मुंह में भरते हुए कहा। आपके बारे में भी सब बतलाया है सुकुमारी ने। कमला दत्त ने कहा, कर्मठ ना धूल। सुकुमारी मुझसे स्नेह करती है ना, इसीलिए बढ़ा चढ़ा कर कहती होगी। आदिनाथ ने कहा, सच कहता हूँ सुकुमारी आपकी बड़ी तारीफ करती है कमला दी। और कमला दी उसके मुंह से मैंने इतनी बड़ाई और किसी की भी नहीं सुनी। वो तो इसी तरह मुझसे आपकी भी तारीफ करती है। आदिनाथ ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो बोला, वो तो मैं पुरुष हूँ इसलिए, लेकिन एक महिला दूसरी महिला की प्रशंसा करे, ऐसी बात तो संसार में बहुत कम देखने में आती है। असल में उससे इतनी तारीफ सुनकर ही तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। कमला दत्त लज्जा से जैसे लाल हो गई। अचानक उसने सिर नीचे झुका लिया। बाल पर 2-1 बूंदें पसीने की भी आ रही थीं। फिर जैसे अपने से ही कह रही हो, ना, मैं ज़रा भी काम की औरत नहीं हूँ। काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्मशील नहीं हो पाती। काम ही कर पाऊँ तो डांट क्यों खाऊँ? डांट खाती हैं?
वाह खूब, किससे डांट खाती हैं? सेक्रेटरी से। आप तो उन्हें पहचानते नहीं हैं, अद्भुत काम के आदी हैं वो। उनकी काम करने की क्षमता देख दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अकेला आदमी भी क्या इतना काम कर पाता है? सेक्रेटरी की बात उठते ही जैसे कमला दत्त 1 मिनट में और ही आदमी हो गई। चेहरे का भाव बदल गया। अचानक सांप देखकर चेहरे पर जो भाव आता है, ठीक वैसा ही। आदिनाथ ने हठात स्कूल के वातावरण को जैसे हल्का कर दिया था। एक क्षण में ही फिर सब बदल गया। कमला दत्त फिर प्रधानाचार्य हो गई। आदिनाथ ने कहा, तो फिर उठूं? कमला दत्त ने नजर उठाकर कहा, क्यों, अचानक क्या हुआ? आपके काम का हर्ष कर रहा हूँ। सेक्रेटरी महाशय को अगर पता लगेगा तो शायद। वो तो यहाँ है ही नहीं। नहीं है? हाँ, कलकत्ते गए हैं, कल शाम को लौटेंगे। फिर रुककर बोली, कलकत्ते में स्कूल का थोड़ा काम है, कुछ फर्नीचर चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा काम है। सब समाप्त करके कल लौटेंगे। आदिनाथ ने कहा, चलो आफत मिटी, तो फिर डर की कोई बात ही नहीं। क्यों? हमारे सेक्रेटरी से लगता है आप काफ़ी डरते हैं। हाँ, यहाँ अगर किसी से डरता हूँ तो वो आपके सेक्रेटरी ही हैं। कमला दत्त ने पूछा, और सुकुमारी से? उससे नहीं डरते? आदिनाथ जैसे कुछ समझ नहीं पाया। क्यों, सुकुमारी से क्यों डरने लगा? कमला दत्त जैसे अचानक गंभीर हो गई। बोली, अगर सुकुमारी से डरते नहीं हैं तो उसे बताया क्यों नहीं कि आप उस दिन यहाँ आए थे? आदिनाथ जैसे और भी हैरान रह गया। पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने बतलाया है या नहीं? कमला दत्त ने कहा, मुझे पता है, और आज भी आपके आने के बारे में सुकुमारी कुछ नहीं जानती है ना? आदिनाथ ने कहा, मैं मानता हूँ कि सुकुमारी को मैंने नहीं बतलाया, लेकिन क्या उसे बताने पर ही आपको खुशी होती? उसे न बतलाने पर मैं खुश होंगी, ये विचार आपके मन में कैसे आया? पहले उसका जवाब दीजिए, अपनी बात मैं फिर कहूँगी। आदिनाथ ने जैसे हतप्रभ होकर कहा, मैंने सोचा था कि आप उस तरह की नहीं हैं। किस तरह की? अर्थात औरतें साधारणतः जिस तरह की होती हैं, मतलब आप अन्य नारियों की तरह नहीं हैं। मतलब? इस बार आदिनाथ कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर कमला दत्त हंस पड़ी। बोली, मैं किस तरह की औरत हूँ? न हो तो सोचकर बतलाइएगा। आपको मैंने सोचने का समय दिया, बैठे बैठे सोचिए फिर कहिएगा। लेकिन आदिनाथ को सोचना नहीं पड़ा। कमला दत्त के चेहरे पर हंसी देखकर जैसे अपने आप उसे जवाब सूझ गया। बोला, आपको साधारण औरत की तरह समझना सच में मुझे खराब लगता है जैसे आप काफ़ी ऊपर हैं। घर गृहस्थी, नोन तेल लकड़ी के बारे में सोचना जैसे आपको शोभा ही नहीं देता। अभी तो ये स्कूल छोटा है, ये संस्था अगर और भी बड़ी हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके ऊपर ही रहना आपको शोभा देता है। तभी कमरे में प्रवेश कर कालो की माँ ने कहा, बड़ी दीदी मोनी, नल में पानी आ गया है। काफ़ी देर बाद जैसे कमला दत्त होश में आई। आदिनाथ ने भी स्थिति भाप कर कहा, तब मैं भी चलूँगा। आप ना ना बैठिए, आपके साथ बात करते करते कब दोपहर ढल गई पता ही नहीं चला। आदिनाथ ने कहा, बेकार में आपका इतना समय नष्ट किया। छी, ऐसा मत कहिए, काम करना अच्छा लगता है, इसलिए क्या सारे दिन काम ही करती रहूं? आप आए तो थोड़ी देर इधर उधर की बात कर ली। पता नहीं कितने साल बाद आज इस तरह बातचीत की है। सच, आपको देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। अगर मैं भी आपकी तरह इतना काम कर पाता। अधिक प्रशंसा का नाम ही निंदा है, जानते हैं ना? आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। पीछे भी मैं और सुकुमारी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कमला दत्त ने हंसकर कहा, तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक गए आदिनाथ बाबू, अब तो निंदा ही अच्छी लगती है। तभी तो रोज़ फटकार खाने सेक्रेटरी के पास जाती हूँ। आपकी जो निंदा करे उसे धिक्कार है। वास्तव में वो मेरे अच्छे के लिए ही कहते हैं घर गृहस्थी तो सभी करते हैं, उसके लिए लोगों की कमी नहीं है। देश की सेवा करने वाले कितने लोग हैं? सोचती हूँ मैं ही हूँ क्या मेरी सामर्थ्य है? मैं कर ही क्या सकती हूँ? फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी क्षुद्र बुद्धि से जो भी कुछ कर पाऊँ। फिर ज़रा रुक कर बोली, ये 30 बीघे ज़मीन सभी तो सेक्रेटरी की दी हुई है, अभी भी काफ़ी ज़मीन खाली है। आपने अंदर देखा है ना? आइए ना, आपको सब दिखलाऊं। कहकर कमला दत्त कुर्सी छोड़कर उठी। आइए, आजकल तो स्कूल बंद है, नहीं तो बाहरी आदमी का प्रवेश इस ओर वर्जित है।
फिर दूसरे दरवाजे से कमला दत्त अपनी सुंदर सुडौल देह को कमरे के अंदर की ओर ले गई। पीछे पीछे आदिनाथ भी आकर खड़ा हो गया। कमला दत्त हाथ की उंगली से दिखलाने लगी। वो जो एक तल्ला मकान देख रहे हैं वही है हम लोगों की पुरानी इमारत। वहीं था पहले प्राइमरी स्कूल। ये बहुत पुरानी बात है। मैं वहीं पढ़ी थी। इसके बाद पास में जूनियर स्कूल की वो इमारत बनी। इसके बाद ये नई 3 तल्ला इमारत बनी हाई स्कूल के लिए। आदिनाथ आश्चर्य से चारों ओर देख रहा था। अंदर इतनी जगह पड़ी है, इतना अच्छा बागीचा। कमला दत्त के अपने शरीर की ही तरह सभी कुछ सुघड़ सुडौल साफ सुथरा। कमला दत्त ने कहा, वो जो तालाब के पास खाली जगह देख रहे हैं वहाँ पर लड़कियों के लिए फिजिकल कल्चर की इमारत बनाने की योजना है और उसी के पास कॉलेज की नई इमारत होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रयोगशाला और संग्रहालय, जो कुछ भी कहें। इसके बाद और एक और दिखलाकर बतलाया, उधर बीच में जो खाली मैदान देख रहे हैं वहाँ एक हॉल होगा। वहीं मीटिंग वगैरह होगी। कोई विद्वान आएगा तो वहीं उसका व्याख्यान होगा। और इस ओर पूर्व के कोने में होगा अस्पताल, जिसके समीप ही डॉक्टर के रहने की जगह होगी। लेकिन आदिनाथ का ध्यान उस ओर नहीं था। वो ये सब सुकुमारी से कितनी ही बार सुन चुका था। वो कहती, कमला दी सारे दिन केवल यही सब सोचती हैं। जो भी आता है उसे दिखलाती है कि यहाँ कॉलेज होगा, वहाँ अस्पताल होगा और कहाँ होगी प्रयोगशाला। आदिनाथ को एक और भी बात याद आई। सुकुमारी ने कहा था, जिस दिन कॉलरा से कालो की माँ का लड़का मर गया था उस दिन क्या आफत मची थी। हम सभी हाय हाय कर रहे थे। कालो की माँ पछाड़ खाकर फूट फूट कर रो रही थी। मगर कमला दी, मनी ने कहा, कैसा पत्थर का दिल है कमला दी का। माधुरी ने कहा, अपने भाई बहन तो देखे नहीं भाई, इसी से इतनी कठोर है। सेक्रेटरी आए, साथ में कमला दी भी गई। स्कूल से ही लगी कालो की माँ की कोठरी थी। लोगों द्वारा लाश को बाहर लाया गया, लेकिन वो क्या छोड़ना चाहती थी। मरे लड़के को कालो की माँ ने कस कर पकड़ रखा था। कहती थी, अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी रे। तभी कमला दी ने एक डांट लगाई। औरत के शरीर को कौन हाथ लगाता। अंत में कमला दी ने कालो की माँ के दोनों हाथ पकड़े। तब जाकर वे लोग लड़के को उससे छीन पाए। फिर कोठरी से बिछौना बिस्तर सब निकाल कर लाया गया। कमला दी ने कहा था, तुम लोगों की तरह नरम होने से तो स्कूल चल चुका। सुकुमारी ने कहा, हम सब लोगों की आंखें उस समय छल छल कर रही थीं। ओह, कालो की माँ का इकलौता लड़का। लेकिन कमला दी की आंखें एकदम सूखी थी। अगले महीने कमला दी ने कालो की माँ के वेतन से 5 रुपए काट लिए। कालो की माँ ने रोते रोते कहा, बड़ी दीदी मुनी, मेरे 5 रुपए काट लिए। उस महीने तुमने कई दिन नागा किया था, याद नहीं है। मैंने नागा कब किया बड़ी दीदी मुनी। सुनो, लड़के के मरने पर क्या तुमने काम किया था। कालो की माँ फूट फूट कर रोती बोली, लेकिन मैंने क्या जानकर नागा किया था। माँ होती दीदी मनी तो पता लगता कि अपना लड़का क्या होता है। कमला दी ने जवाब दिया, तुम्हें एक लड़के का ही ख्याल है, मुझे तो 500 लड़कियों के बारे में सोचना पड़ता है। तुम्हें स्कूल तो चलाना नहीं पड़ता कालू की माँ, तुम कैसे समझोगी। अगर तुम्हारी छुट्टी बाकी होती तो कोई बात नहीं थी। मुझे स्कूल के नियम कानून मानकर चलना होता है। सेक्रेटरी के सामने हर बात की कैफियत देनी होती है। तब तुम तो नहीं जाओगी मुझे बचाने। कमला दत्त अभी भी आदिनाथ को सब दिखला रही थी और बतला रही थी अपनी सारी स्वप्न आशाएं आकांक्षाओं के बारे में। सेक्रेटरी ने उससे कहा था, तुम साधारण लड़की नहीं हो कमला, गृहस्थी तुम्हारे लिए नहीं है। याद रखो, भगवान तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त रखे हैं, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। बचपन में एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा था, अटलांटिक पार कर सभी तो अमेरिका पहुंच सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाए जानती हो। उनमें विश्वास नहीं था, स्थिर लक्ष्य नहीं था। वो था तो केवल एक कोलंबस में। राम मोहन सेन और आलादी बहू में कभी कोई ख़ास बात नहीं होती थी। बात का समय ही नहीं मिलता था। मिलने पर भी बात करने का साहस नहीं था। इनका मिजाज ही अलग था। पढ़ाई लिखाई और स्कूल का काम लिए ही सारे दिन व्यस्त रहते। आलादी बहू अपने काम खुद ही देखती रहती तो सब ठीक ठाक चलता रहता। हालांकि हर साल बच्चे होते रहे हैं, लेकिन एक को भी उन्हें पालना नहीं पड़ा। सिर्फ पैदा करके ही उनकी छुट्टी थी। इसके अलावा घर में न जाने कौन कौन से रिश्तेदार भरे थे। भाभी, बुआ, चाची, ताई, वे लोग भी जैसे इस गृहस्थी से बंध सी गई थीं। इस घर की बहू के बच्चों नाती पोतों की देखरेख करना ही उन लोगों का काम था।
कोई दाल साफ करती तो कोई रसोई की देखरेख करती तो कोई जच्चा घर की व्यवस्था संभालती। इसी तरह के अनेक काम लगे ही रहते। बहू को बच्चा होता, लड़की के बच्चा, फिर नतनी के। इस घर में जच्चा घर कभी खाली नहीं रहता, इसलिए काम भी कम नहीं था। हर एक संतान के प्रसव होते समय आलादी बहू को जीवन मरण का संघर्ष करना पड़ता। प्राणांत तक कष्ट होता, मगर उससे गृहस्थी की व्यवस्था में कहीं कोई अंतर नहीं आता। बाहर कचहरी में किसी को कानों कान भी खबर नहीं पड़ती। बच्चों को ठीक समय पर खाना मिल जाता, जमाइयों को घड़ी के कांटे के साथ समय पर चाय मिलती। खुद सेन मोशाई के खाने के समय में भी 1 मिनट का अंतर नहीं पड़ता। वो इस सब से अलग निर्विकार भाव से अपने ही स्वर्ग में रहते। कमला दत्त ने जब से होश संभाला इसी गृहस्थी में पलकर बड़ी हुई। इसी वातावरण में कितने ही साल गुजार दिए। एक एक करके हम उम्र सभी की शादी हुई, जमाई आए, फिर जच्चा घर में जाकर वे लोग समय से प्रसव भी कराएं। लेकिन पता नहीं क्यों इस घर के गले पड़े रिश्तेदारों के साथ कमला का कभी कोई साम्य नहीं रहा। कमला दत्त की उम्र बढ़ने के साथ ही आलादी बहू ने बुलाया, पहनने को साड़ी दी, गहना दिया। घर के और बच्चों ने भी उसे स्नेह दिया, श्रद्धा दी। एक आध बार आलादी बहू ने कहा, हाँ अब तो कमला सयानी हो गई है, उसकी भी शादी ब्याह की कुछ व्यवस्था करो। सेन मोशाई ने कहा, कमला इस घर की लड़की नहीं है, अतः उसके लिए तुम लोगों को कुछ सोचना नहीं है। वो स्वयं अपने पास बैठाकर उसे पढ़ाते, साथ ही कभी कभी कहते, तुम इस घर की कोई नहीं हो, इसलिए तुम इस घर की कोई भी चीज़ मत अपनाओ। तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें अपना जीवन गढ़ना है। यही है मेरी इच्छा। कमला ने उस समय प्राइमरी परीक्षा पास की थी। बोली, मैं और पढ़ूंगी। सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई लिए ही रहोगी, तब इस स्कूल को मैं जूनियर स्कूल कर दूंगा। इसी तरह कमला भी बड़ी हुई और साथ ही स्कूल भी। कमला दत्त के साथ साथ स्कूल भी आज इस अवस्था में आ पहुंचा है। अब कमला दत्त कहाँ जाए, इसलिए स्कूल को और बढ़ाओ, कॉलेज कर दो। आदिनाथ ने पूछा, इसके बाद उनका कहना है कि इसे यूनिवर्सिटी कर देंगे। आदिनाथ बोला, फिर? कमला दत्त ने उसके चेहरे की ओर ताका, फिर कहा, फिर क्या, मैंने तो शुरू कर दिया, एक दिन और कोई आकर इसका भार लेगा। मैं हूं ही कितने दिन, मेरा काम अच्छी तरह से चलेगा, यही सोचकर मुझे शांति मिलेगी। इसके अलावा आप तो जानते ही होंगे, बैंडल काफ़ी पुरानी जगह है। एक समय और भी अच्छी जगह थी जब कलकत्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। वहाँ से अंग्रेज़ लोग छुट्टी बिताने और स्वास्थ्य लाभ करने यहाँ आते थे। यहाँ पोर्टुगीज़ लोगों का अड्डा था। अभी भी कितनी ही देखने लायक चीज़ें हैं। आपने देखा है? ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये क्या, इतने दिन से हर शनिवार को आ रहे हैं, फिर किराया भी खर्च कर रहे हैं और बैंडल ही नहीं देखा। आदिनाथ ने कहा, देखने का समय ही कब मिला। यहाँ तो मैं वो ही 2 ही चीज़ें पहचानता हूँ, बैंडल स्टेशन और आप लोगों का स्कूल। इसके अलावा और सब मेरे लिए अनजान है। सुकुमारी के साथ किसी भी दिन आप देख सकते हैं। तब तो हो गया, सुकुमारी भी तो मेरी ही तरह यहाँ नई है, दिखला सकती हैं तो सिर्फ एक आप। सच, मेरी देखने की बड़ी इच्छा है, दिखलाएंगी? कमला दत्त चुप रही। आदिनाथ ने कहा, ओह समझा, शायद सेक्रेटरी नाराज़ होंगे। फिर ज़रा रुक कर कहा, आज ही चलिए ना, आज तो सेक्रेटरी भी यहाँ नहीं है। कमला दत्त ने कहा, इससे तो आप अगले शनिवार को आएँ तो अच्छा है। उस दिन भी शायद सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। नहीं, उस दिन भी उन्हें कलकत्ता जाना है। ऐसी बात है क्या? हाँ, तब ठीक है, उसी दिन आऊँगा। आदिनाथ धीरे धीरे कमरे के बाहर आकर खड़ा हुआ। कमला दत्त भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। हठात घूमकर आदिनाथ ने कहा, लेकिन आपने मेरी उस बात का तो जवाब दिया ही नहीं। कौन सी बात? वही कि मैं सुकुमारी से छिपाकर यहाँ आता हूँ, यह आपने कैसे जाना? इस पर कमला दत्त हंस पड़ी, बोली, सुकुमारी ने मुझे चिट्ठी जो लिखी है। आपको चिट्ठी लिखी है? हाँ, उसमें आपके बारे में भी लिखा है कि आप बड़े व्यस्त हैं, उससे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाते। फिर ज़रा रुककर बोली, व्यस्त आप कितने हैं ये तो दिख ही रहा है। एक के बाद एक 2 शनिवार को मेरे पास आने का समय आपको मिल गया। आदिनाथ बोला, लेकिन आप सुकुमारी को ये सब ना लिख दीजिएगा। लेकिन मैंने तो चिट्ठी का जवाब कभी का दे दिया। उफ, तब तो सर्वनाश हो गया। क्यों, इस बात के लिखने से क्या वो खूब नाराज़ होगी? नाराज़ नहीं होगी, लेकिन इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? आपने क्या कोई अन्याय किया है? आदिनाथ ने कहा,
अन्याय करूं या ना करूं, सुकुमारी ठहरी औरत गलत समझेगी, रोएगी धोएगी। देखिए तो आपने क्या आफत खड़ी कर दी। गलती का फल तो आपको भोगना ही होगा, लेकिन लगता है आज आप ट्रेल फेल करेंगे। आदिनाथ पावदान पर पांव रख रहा था, लेकिन फिर लौटा। कहा, तब अगले शनिवार को आ रहा हूं ना मैं। बात तो यही तय हुई, लेकिन सुकुमारी को बिना बतलाए ही आऊं। क्यों? क्या आप कोई क्या बुरा काम कर रहे हैं? कहकर ही आइएगा। आदिनाथ ने कहा, यदि ना कहूं तो आपत्ति है? इस बार कमलादत्त सचमुच गंभीर हो गई। बोली, हाँ आपत्ति है। बिना कहे आपको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा अगर आप सुकुमारी को भी साथ लेकर आए। कमलादत्त ने दरवाजा बंद कर लिया। अगले शनिवार को कमलादत्त तैयार ही थी, सब काम खत्म करके बैठी थी। बाहर गाड़ी की आवाज हुई, वो उसने सुना। उसके बाद हर क्षण वो आदिनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। कमलादत्त नजर नीचे किए थी। पावों की आवाज सुनकर नजर उठाकर देखा। आदिनाथ, हंसी से भरा चेहरा, दोनों हाथ जोड़े। कमलादत्त ने कहा, आप तो अकेले हैं, सुकुमारी कहाँ है? आदिनाथ ने कहा, सुकुमारी नहीं आई। आप सुकुमारी से कहकर तो आए हैं? आदिनाथ चुप रहा। एक बार तो डर भी लगा, अगर सचमुच ही गुस्सा होने लगे। इस औरत का विश्वास नहीं। कमलादत्त ने कहा, नहीं ना, लगता है आपके कारण सुकुमारी काफी परेशान रहती होगी। आदिनाथ ने जैसे छुटकारे की सांस ली। अब आकर वो निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठा। बोला, जिसकी परेशानी वो परेशान होगी, आपको किस बात का डर है? कमलादत्त ने उसी तरह हंसकर कहा, डर नहीं, किंतु भरोसा भी नहीं है। आप लोग लड़कियों के साथ इस प्रकार आंख में चौनी खेलेंगे, उससे समाज का क्या कल्याण होगा? औरतों को इस प्रकार हीन मानने से देश का कोई भी उपकार नहीं होगा। नहीं तो क्या मैं अपनी इच्छा से यहाँ स्कूल में पढ़ी हूँ? बिना औरतों की कोई आशा नहीं है। तभी परमहंस देव ने स्त्री गुण का समर्थन किया था, नारी भाव से साधना की, मातृभाव का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने भी लड़कियों के लिए मठ की व्यवस्था की है। आदिनाथ थोड़ी देर तक चुप रहा। चुपचाप कमलादत्त की बातें ध्यान से सुनता रहा। फिर बोला, मैंने सोचा था कि आप शायद मुझे क्षमा कर देंगी। ये आशा आप कैसे कर पाए? शायद मुझे भी और 4 लड़कियों की तरह समझा था। वो जानता हूँ, लेकिन फिर भी सुकुमारी को लिखी चिट्ठी देखकर मेरी ये धारणा हुई। कमलादत्त जरा नर्म हो गई, हंसकर कहा, शायद सुकुमारी ने वो चिट्ठी आपको पढ़ा दी। हाँ, आदिनाथ ने कहा, सुकुमारी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती। खैर वो सब जाने दीजिए, लेकिन मेरे यहाँ आने के विषय में आपने उसे कुछ नहीं बताया, उसके लिए असंख्य धन्यवाद। लेकिन इस बार बताना ही होगा, आपको बार बार क्षमा करना ठीक नहीं। आदिनाथ ने जैसे घबरा कर कहा, दुहाई आपकी, कुछ दिन का समय दीजिए, कम से कम 3 महीने का। 3 महीने? 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ठीक करना ही है। क्या ठीक करना है? देखूं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगले शनिवार सुकुमारी को लेकर ही आऊंगा। कम से कम मुझे 1 सप्ताह का समय तो दीजिए ही। लेकिन अगले शनिवार को तो सेक्रेटरी यहीं रहेंगे, उस दिन तो आना होगा नहीं। तब और किसी दिन? इतनी जल्दी किस बात की है? और 2 दिन बाद तो स्कूल भी खुल जाएगा, तब तो आपको सुकुमारी के लिए आना ही होगा। लेकिन आपने मुझे वचन दिया था कि आज यहाँ की 2-1 जगह दिखलाएंगी। कमलादत्त ने थोड़ी देर कुछ सोचा, जरा आनाकानी की, फिर बोली, बेकार की बात करते करते काफ़ी देर हो रही है, लेकिन जब आपसे कहा है तो चलिए, और देरी करने से क्या फ़ायदा। कमलादत्त उस दिन पहली बार आदिनाथ के साथ बाहर निकली। बोली, चलिए, कपड़े अब नहीं बदलूंगी, ये तो मेरा अपना ही शहर है, इसी तरह ही जाऊंगी, लेकिन अधिक देर बाहर नहीं रुक पाऊंगी। आदिनाथ की लाई किराए की गाड़ी खड़ी ही थी। कमलादत्त ने अंदर जाकर हाथ मुंह धो सज लिया। इसी बीच जूड़ा भी जरा संभाल लिया था। चलिए, जब छोड़ नहीं रहे हैं तो हो ही आए। कालो की माँ ने आकर पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कमलादत्त ने एक पाँव उठाया, दूसरा अभी ज़मीन पर ही था। दाहिने पैर के खिंचाव से साड़ी ज़रा हट गई थी। अचानक आदिनाथ बाएं पैर के नीचे का भाग देख पाया। हल्की हल्की अलता की रेखा अभी भी दिखलाई दे रही थी। आदिनाथ ने कहा, मुझे वो श्लोक याद आया, दीर्घा सुदीर्घ नयना वरसुंदरी जा, कामोपभोग रसिका गुणशील युक्त, रेखा यत्रेण विभूषिता कंठ देश, संभोग केली रसिका किल शंखनी सा। रति मंजरी की शंखनी नायिका से हूबहू मिल रही थी,
लग रहा था ये औरत पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में सभी दृष्टि से योग्य ठहरेगी। किसी भी पुरुष का घर वो उज्जवल कर सकती है, गृहस्थी बसाने पर एक कुशल गृहिणी होगी। लेकिन लगा कि ये सब होने का नहीं है। साथ ही सारी बातें भी न जाने कहाँ घुल मिल गईं। गाड़ी में बैठकर कमला दत्त ने ठीक से जंगली दरवाजे बंद कर लिए। फिर पूछा, कहिए पहले किधर जाएंगे? आदिनाथ ने कहा, जहाँ आप पहले ले जाए। आज तो अपने को मैंने आप पर ही छोड़ दिया है। चलिए पहले जुबली ब्रिज की ओर चलें, इसके बाद आपको वहीं पोर्तुगीज गिरजा दिखलाऊंगी। आदिनाथ ने कहा, सोचो कि एक गाड़ी में 2 जन बैठे हैं। मुझे तो जानते ही हो तुम। तरह तरह की लड़कियों के साथ मेरा घनिष्ठ परिचय रहा है। रति मंजरी के अनुसार पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी सभी तरह की लड़कियों के साथ लक्षण मिलाकर बातचीत भी की है। एक साथ एक कमरे में, एक टैक्सी में दिन रात दोपहर संध्या बिताई है। ऐसी बात नहीं है कि शंखिनी नारी मैंने पहले नहीं देखी, लेकिन जो मिली वो पूरी शंखिनी नहीं थी। थोड़ी पद्मिनी, थोड़ी शंखिनी अथवा चित्रिणी के लक्षण, मतलब कि मिक्सचर। लेकिन ये कमला दत्त ही एक ऐसी थी जिसे पूरी तरह से शंखिनी कहा जा सके। कितने दिन, कितने साल पहले की बात कह रहा हूँ। आज कमला दत्त को वे सब बातें याद नहीं, लेकिन मुझे एक एक घटना साफ याद है। आमने सामने बैठे चुपचाप जा रहे थे। कमला दत्त को वास्तव में ऊबना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मैं ही जैसे ऊब रहा था। कुछ बोलना चाहिए, इसी से बोला, अगर आपके सेक्रेटरी यहाँ होते तो शायद आप इस तरह मेरे साथ घूमने नहीं आ पाती, है ना? कमला दत्त ने वैसे ही बैठे बैठे कहा, वो तो मेरे अच्छे के लिए ही कहते हैं। जिस तरह मैं सुकुमारी को आपके साथ मिलने को मना करती हूँ, उसके भले के लिए ही तो। आदिनाथ ने कहा, सुकुमारी की बात जाने दीजिए, आज अपनी बात ही कहिए। कमला दत्त गाड़ी में चढ़कर जैसे फंसी गई थी। बोली, मेरी बात? मेरे बारे में क्या सुनना चाहते हैं? बाघ निसुंदीपुर में जन्म हुआ, जब काफ़ी छोटी ही थी। बाबा एक दिन घर छोड़कर चले गए। 5 वर्ष की होकर सेन मोशाई के यहाँ आई। तब से बराबर उन्हीं के पास पड़ी हुई हूँ। उन्होंने जिस तरह चलाया उसी को ठीक मानकर चलना सीखा। मन जो चाहता है वो पाप है, और मन जो नहीं करना चाहता वही सही रास्ता है। यही समझती आई हूँ। केवल काम और अध्ययन में मन को लगाए रखा, किसी भी ओर ध्यान देने का अवसर भी नहीं मिला। यही है संक्षेप में मेरी कहानी। और क्या सुनना चाहते हैं? लेकिन इस इतने बड़े संसार में आपने ये स्कूल मास्टरी का ही रास्ता क्यों चुना? क्यों? बहुत सी औरतें स्कूल मास्टरी करती हैं। सुकुमारी भी तो कर रही है। सुकुमारी तो रुपए के लिए कर रही है, दूसरे के आश्रय है, शादी होने पर छोड़ देगी। लेकिन आपके बारे में तो ऐसा नहीं है। मेरी भी एक तरह से यही स्थिति है। क्या सच में वही बात है? आपके लिए तो सेक्रेटरी हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरे लिए? ऐसा क्यों कहते हैं? स्कूल के लिए कहिए। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि स्कूल तो मात्र नाम को है। वास्तव में आपको रखने के लिए ही सब कर रहे हैं। आपके लिए ही स्कूल को बड़ा किया, अब आपको और भी अधिक दिन पास में रखने के लिए उसे कॉलेज बनाए दे रहे हैं। उन जैसे आदमी का और जितने दिन भी साहचर्य मिले मेरे लिए अच्छा है, उसी में मेरा लाभ है। आदिनाथ ने कहा, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? कहिए। लाभ आपका कुछ भी नहीं है, बल्कि 16 आना नुकसान ही है। कमला दत्त हंसी, फिर बोली, और लाभ शायद सिर्फ राममोहन सेन मोशाई का है। मेरे लिए हजारों रुपए खर्च करने में, मुझे खिला पिलाकर आदमी बनाने में, अपने खर्च को पढ़ाने लिखाने में सारा लाभ सिर्फ उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं। यही है ना आपका कहना? ठीक ही समझी हैं आप। लेकिन क्या मैं उसकी लड़की हूँ या कोई रिश्तेदार? आदिनाथ ने कहा, आप उनकी अपनी लड़की नहीं हैं, यही तो लाभ है। उनकी रिश्तेदार भी नहीं है, यही तो खास बात है। अपनी लड़की अथवा रिश्तेदार होने पर वो इतना नहीं करते। इसका मतलब सेन मोशाई की अपनी भी लड़कियां हैं, नाते रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या। उनमें से कितनों को उन्होंने लिखाया पढ़ाया, उनमें से कितनों के पीछे इतना रुपया खर्च किया है। उन लोगों का तो समय से विवाह कर दिया, सभी अपने पति और बाल बच्चों के साथ मज़े से गृहस्थी चला रही हैं। कमला दत्त ने जैसे आज एक नई बात सुनी। उसने आदिनाथ की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई महान आविष्कार कर डाला हो। जरा देर बाद बोली, सच ही तो? लेकिन क्यों? आपको क्या लगता है
मेरे ही नाम पर ये स्कूल, कॉलेज, आश्रम, ये त्याग। मैं क्या सचमुच ही उनकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ? नहीं तो मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बतलाऊं? नहीं, रहने दीजिए, कहकर आदिनाथ चुप हो गया। फिर बोला, आपके साथ मेरा परिचय है ही कितने दिन का? इतने कम परिचय में वो बातें नहीं कही जा सकती। वैसे यही कहने को मैं आज आपके पास आया हूँ। आप जो भी संदेह करें, लेकिन विश्वास कीजिए, आज मेरे आने का और कोई भी कारण नहीं है। कमला दत्त ने कहा, नहीं, आप ठीक ठीक कहिए, क्यों? वे ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 5 अब यहीं तक। आगे की कहानी मैं भाग 6 में आपको कल सुनाऊंगी। और दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इससे पहले आप सबसे ये मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।